हेलो स्टूडेंट्स, लैंड लॉ की लास्ट क्लास में हम चैप्टर 4 तक कंप्लीट करके आ चुके थे, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में। चैप्टर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 5 हम लोग शुरू करेंगे। मैं आपको चैप्टर 5 के बारे में पढ़ाऊंगी। चैप्टर 5 जो है आपका वो कंसिस्ट करता है सेक्शन नंबर 13 टू सेक्शन नंबर 22। इसमें जो सेक्शंस आते हैं वो आते हैं सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 22 तक। ये टोटल सारी कुल धारा इसमें शामिल है चैप्टर 5 में। अब बात यह है कि सेक्शन नंबर 13 जो है आपका वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो इतना यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बात करता है किराया अधिकरण के गठन के बारे में। तो किराया अधिकरण का गठन, उसके साथ हम पढ़ेंगे किराया अधिकरण की अधिकारिता जो धारा 18 में दे रखी है। तो इस तरह से हम इन सेक्शंस का कॉम्बो करके पढ़ेंगे। समझ में आई बात? हमारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोसीजरल क्वेश्चंस। यहाँ पर प्रोसीजरल सेक्शंस जो है आपका, जैसे आपका हमने पढ़ा था 11-12 का कॉम्बो, कि 11 की प्रक्रिया किसमें दे रखी है, 12 में दे रखी थी। इसी तरह से अब हम लोग जो सेक्शंस हमारे आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे वो बात करेंगे हम लोग सेक्शन 14, 15 एंड 16 के बारे में। ये तीनों ही जो सेक्शंस है वो प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग सेक्शन 13 ना पढ़कर वो हम अगली क्लास में सेक्शन 18 के साथ में पढ़ेंगे, ताकि रेंट ट्रिब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जुरिस्डिक्शन का जो कंसेप्ट होगा वो एक ही क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेक्शन 14 के बारे में। वो क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में कुछ ऐसे सेक्शंस पढ़े हैं जिनकी प्रक्रिया धारा 14 में बताई गई है। तो एक ही जगह आपको वो सारी चीजें आपको तुरंत जस्ट ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में सेक्शन 14 के बारे में। सेक्शन 14 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट। इस बारे में बात करता है प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट। कहने का मतलब है किराए के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया के किराए के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया, जिसके बारे में बात की गई है सेक्शन 14 यानी कि धारा 14 में, जो प्रक्रिया बताता है। किस बारे में बताता है? रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, रिवीजन ऑफ रेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इससे संबंधित क्या कोई हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं क्या ये टॉपिक? यस, हमने पढ़ा है। आप लोग पढ़ा कीजिए, आपको ध्यान रहेगा ऐसे। क्या? रिवीजन ऑफ रेंट। रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है? चैप्टर 2 पढ़ा है हमने, सेक्शन 6 एंड 7। रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है? सेक्शन 6 एंड 7, जो किराए के पुनरीक्षण की बात करते हैं। पढ़ा था ना कि किराए का पुनरीक्षण किस तरह से फॉर्मूले से किया जाएगा, कि जैसे एवरी 5% होगा, देन फिर 10 ईयर्स में जाके वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। पढ़ा था ना हमने। तो इस तरह से सेक्शन 6 और 7 में हमने रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में बात करी थी। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 6 और 7 की प्रक्रिया कहाँ बता रखी है? सेक्शन 14 में। समझ आई बात? कि सेक्शन 6 और 7 की प्रोसीजर कहाँ बता रखी है? सेक्शन 14 में बता रखी है। इसके साथ में एक और चीज आप लोग जैसे अपने या तो आपकी जो नोट कॉपी है उसमें या बेरेक में नोट डाउन कर ले कि सेक्शन 9A भी हमने पढ़ा था। जैसे सेक्शन 9 हमने पढ़ा, ये छोड़ो थोड़ी देर। सेक्शन 9 हमने पढ़ा था जिसमें कुछ बेसिस बता रखे थे कि किराएदार को कैसे, किन किन आधारों पर हम किराएदार को किन किन आधारों पर उसे खाली करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर 9A में हम एक आधार पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था 9A में? कि जब किराएदार ने 4 महीने से किराया नहीं चुकाया है, 4 महीने उससे अधिक अवधि तक किराया नहीं चुकाया, तो किराएदार से परिसर खाली करवाया जा सकता था। तो वो 9A के लिए भी जो प्रोसीजर है वो कहाँ है? सेक्शन 14 में। वो इसलिए है क्योंकि 9 का A पॉइंट वो कहाँ किसकी बात कर रहा है? किराए की वसूली की, रिकवरी ऑफ रेंट के बारे में। तो ये जो सेक्शन है वो रिवीजन ऑफ रेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट दोनों पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसीजर की कि इसमें क्या बता रखा है। देखिए
सेक्शन 14 में प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। सबसे पहले तो सेक्शन 14 में पिटीशन जाएगी। ये पिटीशन कौन लेकर जाएगा भाई? लैंडलॉर्ड लेकर जाएगा। तो किराए का पुनरीक्षण भी वही करवाएगा, किराया तो उसको ही चाहिए, या रिकवरी भी वही करेगा। तो कौन लेकर जाएगा? पिटीशन जाएगी लैंडलॉर्ड के द्वारा, पिटीशन बाय लैंडलॉर्ड। किसके समक्ष जाएगी? रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष। कहाँ जाएगी? किराया अधिकरण के समक्ष जाएगी, रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। अब इस पिटीशन के साथ में लैंडलॉर्ड क्या क्या लगाएगा? इस पिटीशन के साथ में लैंडलॉर्ड को डॉक्यूमेंट्स प्लस एफिडेविट अटैच्ड करना होगा। क्या देगा लैंडलॉर्ड? डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट लगाएगा और लगाकर अपनी पिटीशन को रेंट ट्रिब्यूनल के सामने लेकर जाएगा, पेश करेगा। अब देखिए, अब काम किसका है? रेंट ट्रिब्यूनल का। तो हम इस तरह से प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? फर्स्ट काम हो गया यहाँ पर हमारा। सेकंड काम किसका है? रेंट ट्रिब्यूनल का। तो अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? जैसे ही उसके पास पिटीशन आई, रेंट ट्रिब्यूनल नोटिस इशू करेगा। क्या इशू करेगा? नोटिस इशू करेगा। अभी नोटिस जो है आपका कितने दिन का होगा? 30 दिन का। कितने दिन का नोटिस इशू करेगा? 30 दिन का नोटिस इशू करेगा। अब ये जो नोटिस इशू किया जाएगा वो या तो किसको इशू किया जाएगा? अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी कौन होगा? किराएदार, टेनेंट, उसको उसके अगेंस्ट इशू किया जाएगा। ये नोटिस ऑफिसर भी दे सकता है, या ऑफिसर के द्वारा भी दिया जा सकता है, या फिर वो जो आपका कोरियर के द्वारा भी दिया जा सकता है। अब कौन होगा? ये सेवा कौन प्रदान करेगा? नोटिस को तामील करवाने कोरियर सेवा कौन प्रदान करेगा? वो कौन डिसाइड करता है? वो देखो, या तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है, या फिर सिविल कोर्ट के द्वारा पहले से ही डिसाइड होता है कि नोटिस को कोरियर सेवा द्वारा इस फला द्वारा, एजेंसी द्वारा, या जो जिसको भी वो सेवाएं सर्विसेज के लिए उपलब्ध करवाए, ये उसके द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। तो नोटिस की तामील इस तरह से होगी। फिर तो हम बात कर रहे थे नोटिस की। नोटिस 30 दिन का नोटिस इशू करेगा कौन? रेंट ट्रिब्यूनल। अब किसको इशू करा है? टेनेंट को, किराएदार। टेनेंट हुआ हमारा विरोधी पक्षकार यहाँ पर। अब जैसे ही नोटिस इशू कर दिया तो टेनेंट को क्या करना होगा? जवाब देना होगा, रिप्लाई करना होगा। कितने दिन में? 30 दिन में, विद इन 30 डेज। जिस दिन, कहने का मतलब ये है, जिस दिन नोटिस की 30 दिन का नोटिस आया उसके खिलाफ, जिस दिन नोटिस की तामील किराएदार पर हुई, मतलब विरोधी पक्षकार पर हुई, उस दिन से तामील के 30 दिन की अवधि के भीतर किराएदार को अपना जवाब पेश करना होगा। ठीक है। साथ ही साथ इसी 30 दिन की अवधि में वो क्या करेगा? अपना जवाब, अपने जो एफिडेविट है और अपना जो एफिडेविट है वो, और जो डॉक्यूमेंट्स जो आवश्यक है वो सभी तामील भी करवाएगा। किसके ऊपर? लैंडलॉर्ड के ऊपर, मतलब पिटिशनर के ऊपर। ठीक है। और 30 दिन में अपना जवाब को पेश करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष फाइल करेगा। अब देखिए, जैसे ही उसने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है, अब इसके आगे स्टेप क्या होगी? 4th नंबर देखो। अब लैंडलॉर्ड को भी चांस दिया जाएगा किस चीज का? री रिप्लाई का, यानी कि प्रत्युत्तर का। लैंडलॉर्ड जो है भाई, इसने तो जवाब दे दिया टेनेंट ने। अब लैंडलॉर्ड भी चाहे, यदि जरूरी हो, उसको देना हो, तो वो री रिप्लाई कर सकता है 15 डेज में। अभी 15 डेज कब से काउंट किए जाएंगे? जिस दिन से यहाँ ये रिप्लाई की तामील इस पर हुई थी, जिस दिन से यहाँ पर टेनेंट की जो जवाब था उसकी तामील इसके पास हुई, उस दिन से 15 दिन के भीतर ये री रिप्लाई कर सकता है। इसके बाद जैसे ही यदि ये री रिप्लाई कर देता है, इसके बाद डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड की जाती है, सुनवाई की तिथि डिसाइड की जाती है रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो सुनवाई की तिथि डिसाइड की जाएगी विद इन 90 डेज, 90 दिन की अवधि के भीतर। और ये 90 दिन कब से गिने जाएंगे? इंपॉर्टेंट बात ये है, तो ये 90 डेज काउंट होंगे पहली बार जिस दिन नोटिस की तामील किराएदार पर की गई थी उस दिन से। पहली बार जिस दिन नोटिस की तामील किराएदार पर हुई थी उस दिन से 90 दिन की भीतर की अवधि जो है वो सुनवाई की डेट, मतलब उस अवधि के भीतर 90 दिन की अवधि के भीतर डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड की जाएगी। क्लियर हो गई बात? कब से? जिस दिन से किराएदार पर पहली बार यहाँ पर हुई थी ना, हमने देखा था ना, जिस दिन से किराएदार पर नोटिस की तामील हुई उस दिन से
की अवधि ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा डेट ऑफ हियरिंग के रूप में। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट अब क्या होगा, अब लास्ट पॉइंट पे बात होगी डिस्पोजल के बारे में, ठीक है ना। लास्ट स्टेज किसकी आ गई हमारे पास, डिस्पोजल की आ गई, यानी कि अब कितने दिन में मामले को की सुनवाई करके इसको समाप्त करना है, निस्तारण कितने दिन में करना है मामले का। तो यहाँ दे रखा है आपको कि रैंट ट्रिब्यूनल को इस सारी कार्यवाही को विद इन 150 डेज कंप्लीट करना होगा। 150 दिन के भीतर उसको विद इन 150 डेज उसको कंप्लीट करना होगा। अब 150 डेज कब से काउंट किए जाएंगे, तो ये 150 डेज जो होंगे वो उस दिन से होंगे वहीं पर जहां से 90 दिन की अभी बताया था ना मैंने, वहीं से शुरू होंगे। कहां से, जिस दिन टेनेंट पर नोटिस की पहली बार तामील की गई थी, नोटिस की तामील की गई थी, उस तिथि से 150 दिन के अंदर अंदर रैंट ट्रिब्यूनल को मामले को डिस्पोज करना होगा, ठीक है। साथ में ही जो लास्ट इसमें क्या है कि इसमें 5 सबसेक्शंस हैं आपके ना, ये तो मैंने आपको पॉइंट्स में समझा दिया, बाकी सेक्शन 14 में यही सब चीजें इसके 5 सबसेक्शंस में दे रखी है ना। तो जो लास्ट सबसेक्शन है उसका ये भी कहता है कि 150 डेज वाले कंसेप्ट के साथ साथ कि रैंट ट्रिब्यूनल अगर चाहे, उसको जरूरत लगे, तो वो समरी इंक्वायरी भी करवा सकता है। क्या करवा सकता है, संक्षिप्त जांच भी करवा सकता है। समरी इंक्वायरी क्या कहते हैं इसको, संक्षिप्त जांच यदि आवश्यक लगता है तो रैंट ट्रिब्यूनल एक संक्षिप्त जांच करवाएगा और उसके बाद सेक्शन 6 और 7 में जो फॉर्मूला दे रखा है उसके हिसाब से वो रेंट डिसाइड करेगा और वो तिथि पे डिसाइड करेगा जिस दिन से वो जो डिसाइडेड जो रेंट है वो पे किया जाना है किराएदार के द्वारा। और साथ में वो रिकवरी सर्टिफिकेट जो होगा, साथ में वो रिकवरी सर्टिफिकेट भी इशू कर सकेगा। भाई मामला अगर 9A का है तो रिकवरी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर किराए का पुनरीक्षण किया, बढ़ा हुआ किराया, तो उसकी रिकवरी भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से रिकवरी सर्टिफिकेट भी रैंट ट्रिब्यूनल द्वारा इशू किया जा सकेगा। और ये सारी की सारी कार्यवाही जिस दिन से नोटिस की तामील यहाँ किराएदार पर हुई थी उस दिन से 150 दिन के भीतर की जाएगी। तो ये आप एक बार वापस से एक बार क्विक रिविजन कर लीजिए, ठीक है, ताकि कंसेप्ट आपका फुली क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। सेक्शन 14 किसके बारे में प्रक्रिया बता रहा है, सेक्शन 6 एंड 7 के बारे में, साथ ही सेक्शन 9 के एक पॉइंट के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 14 में पिटीशन कौन लेकर जाएगा, लैंडलॉर्ड। कहाँ लेकर जाएगा, रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष। क्या क्या लेके जाएगा वो, उसको क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो लेकर जाएगा और एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र वो लेकर जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष गया, अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या कार्यवाही करेगा, नोटिस जारी करेगा 30 दिन का। किसके विरुद्ध, किराएदार, अपोजिट पार्टी जो है किराएदार के विरुद्ध, ठीक है। अब किराएदार को जवाब देना होगा जिस दिन उस पर नोटिस की तामील हुई उस दिन से 30 दिन की अवधि के भीतर वो रिप्लाई करेगा और उस अपने रिप्लाई को, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एफिडेविट्स को इन्हीं 30 दिनों के भीतर वो लैंडलॉर्ड के ऊपर भी तामील करवाएगा। फिर 30 दिन में उसने जवाब दे दिया साहब, अब चांस किसके पास आ गया, लैंडलॉर्ड के पास। अब लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, जिस दिन से उसके जवाब की तामील लैंडलॉर्ड पर हुई थी उस दिन से 15 दिन की अवधि के भीतर वो प्रत्युत्तर दे सकता है यदि वो देना चाहता है तो। फिर इसके बाद रेंट ट्रिब्यूनल सुनवाई की तिथि डिसाइड करेगी। डेट ऑफ हियरिंग डिसाइडेड बाय रेंट ट्रिब्यूनल कितनी होनी चाहिए, विद इन 90 डेज, 90 दिन के भीतर की अवधि डेट ऑफ हियरिंग के रूप में डिसाइड की जाएगी। अब 90 दिन कब से गिनोगे, जिस दिन टेनेंट पर नोटिस की तामील हुई थी। यहाँ शुरुआत की बात, जब नोटिस पहली बार इशू हुआ था ना उसके अगेंस्ट, तो जब उसके ऊपर पहली बार टेनेंट की को जब नोटिस की तामील हुई थी उस दिन से 90 दिन की अवधि के भीतर डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड होगी। फिर लास्टली आपको कह रखा है कि मामले का पूरा डिस्पोजल जो निस्तारण करेगा रेंट ट्रिब्यूनल, वो कैसे करेगा, तो वो करेगा विद इन 150 डेज, 150 दिन के भीतर उसको ये सारी सुनवाई करके मामले को डिस्पोज करना होगा। और ये 150 डेज कब से गिने जाएंगे, वो ही जिस दिन से पहली बार यहाँ पर टेनेंट पर नोटिस की तामील हुई थी उस दिन से 150 दिन के भीतर, ठीक है। साथ के साथ रेंट ट्रिब्यूनल को लगता है तो वो समरी इंक्वायरी यानी कि संक्षिप्त जांच भी करवा सकता है। सेक्शन 6 और 7 में
जो प्रक्रिया जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वो रेंट डिसाइड करेगा, और रेंट किस तिथि से दिया जाना है वो तिथि डिसाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर रिकवरी सर्टिफिकेट भी वो इशू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 9A का मामला भी है, रिकवर करना है रेंट को। यहाँ पर 6 और 7 में जो रेंट बढ़ा है उसको भी रिकवर करना है। तो इस तरह से रिकवरी सर्टिफिकेट भी इशू किया जा सकता है। तो इस तरह से याद आपको यही रखना है, यहाँ पर 30 डेज, देन 30 डेज, देन 15 डेज, देन 90 डेज, देन 150 डेज। तो कुल मिलाकर बात क्या आई हमारे सामने, कंक्लूजन क्या निकला कि सेक्शन 14 की जो प्रोसीडिंग है, अगर सबको थोड़ी देर के लिए देख छोड़ो, सेक्शन 4 का क्वेश्चन क्या निकल रहा है मैं, सेक्शन 14 की जो प्रोसीडिंग है किस बारे में है, सेक्शन 6 एंड 7 के बारे में है, और सेक्शन 9 के ए पॉइंट के बारे में, 9A। और कितने दिन में पूरी की जानी है सर, 150 डेज। समझ में आ गई, जो ये प्रक्रिया है वो कितने दिन में पूरी होगी, 150 दिन के भीतर। तो ये आपको इम्पोर्टेंट इस तरह से याद करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 15 के बारे में बात करते हैं। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।